हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि जब भी बात इतिहास पढ़ने की होती है तो आपको ओनली 9th और 10th में ये पढ़ने को मिलता है, 8th 9th 10th में। और उसके बाद जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर बड़ी समस्या आती है, एक समय डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो उसमें इतिहास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसमें आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके आइए। तब आप 6th से 12th तक के पूरे एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो बेटर ये है कि अभी आपके पास समय है, जब फ्री टाइम रहता है तब आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। तो उससे क्या, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके पेपर भी एनसीईआरटी से बनते हैं, और आपके सिविल सर्विस से लेकर के छोटे से एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक सब में आपका ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ऐसा ही एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए जानते हैं कि क्या होता है राष्ट्रवाद और किस तरह से इसकी कहानी चलती है। थोड़ा सा मैं आप समझाऊं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी जनता है, एक झंडा है एंड एक मूर्ति है, स्टैचू, इस तरह से पूरा समाज है, एक लाइन में है, सब लोग एक साथ एक जगह पर हैं। तो आपको लग रहा होगा इसको देख करके कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, या फिर ये लोग क्या करने आए हैं। बस इसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में अगर राष्ट्रवाद आपने समझ लिया तो आपको आधी समझ भारत में राष्ट्रवाद की आ जाएगी। तो देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम लोग डील करते हैं इस चैप्टर में। जस्ट अ 1 सेकेंड। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली आज बारिश हो रही है और स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ और सब परेशान हो रहे हैं, कॉल बार बार आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि भी नेट भी ऑफ करना पड़ेगा और फ़ोन का नेटवर्क भी ऑफ करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर तब तक एक वीडियो ही आपके लिए बना देता हूँ, क्योंकि फ्री टाइम था उसका यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अगर बार बार कॉल आएगा तो वीडियो में डिस्टर्ब होता है। चलो, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, थोड़े से आगे बढ़ते हैं इस बुक में। एक दार्शनिक हैं, आप इनका नाम देखें स्क्रीन पर, अर्नेस्ट रेनन, कह रहे हैं राष्ट्र क्या है, एक ऐसा राज्य जहाँ पर एक ही विचारधारा के लोग रहते हों। जैसे आप भारत में रहते हैं तो क्या पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं? हमेशा आपके मन में आता है कि नहीं, हम इंडियन भारतीय हैं और मेरा देश भारत है और हम जो भी करेंगे भारत के लिए करेंगे। एंड जब भी हमारे मन में आता तो हम लोग एक मिली हुई विचारधारा का विचार आता है कि हम सब लोग आपस में भाई हैं। तो जितने भी लोग रहते हैं, अभी कभी भी आप अलग नहीं बन सकते। आपका संविधान जो है, अगर संविधान में थोड़ा सा बहुत जानकारी रखते हैं तो आपका आर्टिकल नंबर 1 भी यही कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। जितने भी राज्य हैं वो सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सब लोग मिलेंगे और मिलकर के अपने देश का विकास करेंगे। इस तरह की जो विचारधारा है वो राष्ट्र के निर्माण को जन्म देती है। अच्छा, ये विचारधारा आई कहाँ से? क्या पहले विचारधारा नहीं थी? तो यूरोप में फ्रांस सुना होगा आपने, तभी इस चैप्टर का नाम आप यूरोप में क्रांति में फ्रांस की क्रांति आप पढ़ते हैं। तो फ्रांस में वहाँ पर जो राजा होता है, क्योंकि पहले आप जानते हो राजा का शासन चलता था, तो राजा, इसमें एक शब्द आ रहा है, आप देखें, निरंकुशवाद, इस पर भी विचार करेंगे। राजा जनता पर जब बहुत ज़्यादा अराजक बन जाता है, जनता को उनकी हक नहीं देता है, आपके स्वतंत्रता है, आप भारत में रह रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसी स्वतंत्रता जब वहाँ पर समाप्त हो गई तो कहीं न कहीं जो पढ़े लिखा वर्ग था, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, उनके विचार में ये आया कि हम लोग कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी चीज़ खो रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, और बिना उसके शायद ना हम और हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस विचारधारा को जब सब लोगों ने एक साथ प्रस्तुत किया तो उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एकेडमिक में तो आएगा ही आएगा, और जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रवाद शब्द है उस पर चर्चा होती रहती है। तो आपको देखना है फ्रांस की क्रांति में। अब थोड़ा सा हम लोग को, क्योंकि इस पर समझ कम करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़े बन जाते हैं, तो और आजकल क्या है शॉर्ट में ही लोग देखना पसंद करते हैं कि कम टाइम लगे और ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जाएं। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे ही आते हैं। 1789 घटनाएं फ्रांस में। लुई 16 जो राजा होता है वो ऐसा राजा होता है जो जनता के बारे में नहीं सोचता है, अपना खुद का ही महल डेकोरेट कराता है, एंड जो भी खर्च वगैरह करता है जनता पे नहीं करता है। जनता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है, लोगों को खाने के लिए तरसने लगते हैं। तो इसीलिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति एंड राष्ट्र का विचार आता है। आप देखें कि इसमें ये NCERT है, अगर आप कहिएगा तो ये हम आपको लिंक में दे देंगे, और एक एक करके हम NCERT के सभी चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आपको नॉलेज में भी इंक्रीजमेंट हो। और बेस्ट बुक होती है NCERT। अगर आप NCERT एक बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी जो है, अगर वहाँ का देखें तो साम्राज्य हमारा इस तरह का रहता था। ये हमारा पुर्तगाल है, आपने देखा होगा। पुर्तगाली व्यक्ति था, कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत आया था और उसने एक नई चीज़ की, क्योंकि अगर वो आता नहीं तो शायद है अंग्रेज भी ना आते। रूसी साम्राज्य यहाँ पर है, यहाँ पर पोलैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से इस तरह से, ये पे इंग्लैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड, ये सभी यहीं से कहानी शुरू होती है विश्व इतिहास की। और फ्रांसीसी जो क्रांति है, यहाँ पर देखें जर्मनी में स्वतंत्रता का एक वृक्षारोपण कर रहे हैं सब लोग एक साथ, क्योंकि आप जब चित्र के द्वारा देखते हैं चीज़ों को तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक स्टैंड करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये इस चीज़ों की शुरुआत होती है। तो अभी बच्चों का कॉल आ रहा है, तो थैंक यू क्लास। कल हम लोग पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद को कंप्लीट करेंगे, उसके भारत के राष्ट्रवाद को भी देखेंगे। आप लोग जुड़े रहें और घर पे पढ़ाई करते रहें। लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक पढ़ाई बंद मत करिए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो देखिए। तो सॉरी एंड थैंक यू।